शुक्र करें पाकिस्तान इराक नहीं बना। गुज़िश्ता रोज के ब्लॉग में फौजी जर्नैलों की पॉलिसियों, मुल्की आइन की पामाली और मुल्की सियासत और इक़्तिदार पर उनके कब्जे की बात हुई तो कुछ मनचले दोस्तों ने फौजी अशराफिया की रिवायती मदहा सराई करते हुए लिख भेजा कि आतिफ साहब ये फौज ही है जिसने हमें महफूज बना रखा है, वरना पाकिस्तान इराक या शाम बन चुका होता। ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मोहम्मद अली जिन्ना की गाड़ी अस्पताल पहुंचने से कबल ईंधन खत्म हो जाने पर सड़क पर घंटों खड़ी रहने से लेकर लियाकत अली खान को गोली लगने तक, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहलाने से लेकर मुल्क को 1 यूनिट करके एक और तकसीम की राह हमवार करने तक, सन 1971 में हमें महफूज बनाते हुए ही मशरकी पाकिस्तान जैसे गैर जरूरी हिस्से को पाकिस्तान से अलग करने से लेकर डॉलरों के एवज अमेरिका के लिए सोवियत यूनियन को दुश्मन बनाने तक और मुल्क में जिहादी पैदा करने तक, निसाब में जहर घोलने और मुल्क में फिरका वारियत पैदा करने से लेकर बलोचिस्तान में हुकूक मांगने वालों को कत्ल करने तक और वजीरिस्तान में तशद्दुद के रास्ते खोलने तक, मुल्क से पोलियो की वबा के खात्मे के लिए पोलियो वैक्सीनेशन के साथ मौत की नींद सो जाने वाले कारकुनों से लेकर इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए बात करने वाले लिखारियों तक, ऐसा कौन सा मकाम और कौन सा शख्स है जिसे हमारे सिपह सालारों की पॉलिसियों ने महफूज नहीं बनाया। जर्नैलों की बारे में बात क्यों की कि नारे के साथ गालियां देते, घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते और गद्दार गद्दार के नारे लगाते ये दोस्त यकीनन या तो साइबर विंग के वो मुलाजिमीन हैं जिनको इन दिनों पिंडी वाले साहिबान इंटरनेट पर फौज की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर उजरत इनायत फरमा रहे हैं, या वो जो ज़ियाउल हक के दौर से चली आ रही माशरती अदूम और मुतालिया पाकिस्तान के शहर में मुब्तला हैं और जिनकी आंखें खुलने का नाम तक नहीं ले रही। हकीकत हाल ये है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त अफगानिस्तान और सोमालिया के साथ रखा जाता है और इराक और शाम जैसे ममालिक के पासपोर्ट की तकरीम भी हमारे जौहरी सलाहियत के हामिल मुल्क से ज्यादा है। पिछले 10 बरसों में हमारे 60,000 शहरी और फौजी जवान मारे जा चुके हैं। हमारे मुल्क की सरहदों के अंदर ड्रोन बिल्कुल वैसे ही हमले कर रहे हैं जैसे सोमालिया या यमन या अफगानिस्तान में किए जा रहे हैं और उस पर दुनिया भर में बतौर पाकिस्तानी शनाख्त पर फौरन ही हमें इस अंदाज से देखा जाता है जैसे हमारे जिस्मों पर कोई खुदकुश जैकेट बंधी हुई है। या तो यह बेहिसी है या मासूमियत या फिर इंतहा दर्जे की हठधर्मी कि अपने चीचक ज़दा चेहरे और ताफुन ज़दा लिबास पर निगाह डालने और बेहतरी की कोई सबील या तदबीर करने की बजाय हम सीना फुलाकर अजमत के गीत गाते नहीं थकते। कोई हमारी बदनुमाई की जानिब हमारी तवज्जो दिलाए तो फौरन उसे किसी बुरे लक़ब या किसी गंदी गाली से नवाज कर सीना मजीद फुला लेते हैं। 70 बरस हो चुके पाकिस्तान को बने। क्या यह मुल्क हमने इन चोरों और लुटेरों, जर्नैलों, सियासतदानों और अफसरों की अयाशियों के लिए बनाया था? क्या यह बात आपके लिए मुअम्मा है कि कलदम जमातों के लश्करी आजाद घूम रहे हैं? उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर जैसे लोग पाकिस्तान में शिकार होते हैं। दाइश की बैत करने और अलल ऐलान जिहादी तैयार करने वाले लाल मस्जिद के मुल्ला इस्लामाबाद में डेरे डाले होते हैं और दूसरी जानिब कोई फौजी जर्नैलों की अयाशियों पर आवाज उठाए तो कहा जाता है कि जरा यह बात पाकिस्तान आके करके दिखाएं। धरती मां को इस अशराफिया ने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल दिया है जिसमें अवाम वो कम जात मुलाजिम बनकर रह गए हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने खून पसीने की कमाई और अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को गिरवी रखकर इन जर्नैलों, सियासी मदारियों और सरकारी अफसरों के असासों में इजाफा करना है। हम कौमी बजट में 920 अरब रुपए ऐलानिया और बाकी जाने कितने अरब गैर ऐलानिया इस अस्करी बला के मुंह में डालते हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तहकीक, बल्कि तमाम दर शोबों का पैसा मिलाकर भी इस जर्नैली तिजोरी के बराबर नहीं बनता और जवाब में हमें कहा जाता है कि शुक्र करें हम इराक नहीं बने। क्या इराकी फौज पर 1 खरब रुपया खर्च किया जाता है? हैरत यह है कि फौरन नारा लगाया जाता है कि फलां जर्नैल ने तो अच्छा काम किया था या फलां फौजी तो ठीक काम कर रहा है। कभी यह जुमला सुनने में आया है कि फलां इंजीनियर अच्छा काम कर रहा है या फलां पायलट अच्छा जहाज उड़ा रहा है या फलां उस्ताद बेहतर खिदमत अंजाम दे रहा है? पाकिस्तान में अब हालत यह होकर रह गई है कि आप अब्दुल सत्तार ईदी तक को बुरा भला कह लीजिए मगर किसी जर्नैल का नाम नहीं आना चाहिए। हालत यह है कि अगर आप शायर हैं, लिखारी हैं, ब्लॉगर हैं, सच गो इंसान हैं, मुनाफिकत नहीं करते, जर्नैली पॉलिसियों पर तनकीद के गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं और आपके हाथ में बस कलम है
تو پاکستان میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. دوسری طرف آپ دہشت گرد ہیں, آپ کا تعلق کالعدم جماعتوں سے ہے, آپ ملکی دستور کو گالیاں دیتے ہیں, آپ جوانوں کے سر قلم کر کے فٹ بال کھیلتے ہیں, آپ مسجدوں, بازاروں, درگاہوں, خانقاہوں, چوراہوں, گرجا گھروں, مندروں, سڑکوں اور گلی کوچوں میں تباہی پھیرتے ہیں, آپ مسجدوں کے میناروں سے نفرت انگیزی پھیلاتے ہیں, اور آپ نے ہاتھ میں ہتھیار تک اٹھا رکھے ہیں, تو پاکستان میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں. یعنی آپ ملک کا آئین توڑیں, آپ ملک میں ہر عوامی لیڈر کو غدار قرار دیں اور تاک تاک کر ہلاک تک کر دیں, آپ پاکستان کو دو لخت کریں, آپ حقوق مانگنے والوں کو گمشدہ کر دیں اور ان کی سر بریدہ لاشیں ملیں, آپ ملک میں تعلیم گاہوں کی بجائے جہادی فیکٹریاں قائم کریں, آپ ڈالر لے کر ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دیں, آپ وردی پہن کر قوم سے تحفظ کا احساس چھین لیں, آپ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے خریدی گئی بندوق قوم ہی پر تان لیں, آپ ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیں, آپ ہمارے ہر بڑے دماغ, دانشور اور خیر خواہ کو اپنے سامنے نہ جھکنے پر قتل کر دیں, آپ بلوچستان سے کشمیر تک اور کشمیر سے فاٹا تک ہر گلی میں خون اور خوف کے دھبے لگا دیں, آپ فرقہ واریت پر مبنی کالعدم جماعتوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں اور آپ ان دہشت گردوں کو اپنا اثاثہ قرار دیں اور پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں اور مال بنائیں, اور آپ کو یہ یقین ہو کہ دھرتی کی کوکھ سے ایسا ایک بھی غیرت مند پیدا نہیں ہوگا جو آپ کے سامنے بولنے کی جرات کرے, تو سمجھ لیجئے کہ آپ غلطی پر ہیں. بندوق کی طاقت پر انحصار کرنے والے قلم کی طاقت ہمیشہ کم سمجھتے ہیں, مگر کندھوں پر ستارے لگائے سینہ تان کر چلنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بندوق سے نکلی گولی تھک ہار کر آخرکار گر جاتی ہے, مگر قلم سے نکلے الفاظ وقت کی لے پر تاریخ بن جاتے ہیں. سقراط کو زہر پلانے والے کا نام کسی کو یاد نہیں, نہ یہ حکم دینے والے کا, مگر زہر پینے والا سقراط آج تک زندہ تاریخ میں موجود ہے. آج کی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ہندوستان ہو کہ افغانستان, عراق ہو کہ امریکہ, روس ہو کہ چین, نائجیریا ہو کہ برطانیہ, دنیا کے کسی بھی ملک میں فوج عوام سے بالا نہیں ہے, بلکہ ان ممالک میں کسی شخص کو شاید اپنے سپہ سالار کا نام تک یاد نہ ہو, مگر ہمارے ہاں ان کے ٹھاٹ باٹی سمجھ سے بالا تر ہے. پاکستان عراق تو انشاءاللہ نہیں بنے گا, مگر خوف یہ ہے کہ کسی روز پاکستان 15 جولائی 2016 والا ترکی نہ بن جائے, جب لوگ ملکی دستور توڑنے والوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور فوجیوں کو رسیوں سے باندھ کر قانون کے حوالے کیا گیا تھا. فوج اور ہر ادارے کی تعظیم اور تکریم صرف اور صرف دستور میں درج اس کے دائرے میں ہے. کوئی بھی ادارہ یا فرد اس آئین سے بالا نہیں ہے, اور اگر اس دائرے کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو قومی مجرم ہے. پاکستان کے آئین میں اگر 62 اور 63 ہے جو سیاستدانوں پر اپلائی ہوتی ہے, تو اس آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے. یہ پالتو سیاستدان تو شاید یہ آرٹیکل لاگو نہ کریں, مگر ایک دن قوم یہ آرٹیکل دستور توڑنے والے ہر مجرم پر ضرور نافذ کرے گی.